नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर विशेषज्ञ के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसलों से दुनिया में मचे हड़कंप और चीन द्वारा पाकिस्तान की बेइज्जती पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही किए ताबड़तोड़ फैसले। अप्रवासन, जलवायु समझौते और सजा माफी समेत कई बड़े कार्यकारी आदेश किए जारी। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की भी योजना। ट्रंप के सत्ता में लौटते ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीनी समकक्ष जिनपिंग से की बात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। पुतिन ने कहा रूस चीन संबंध साझा हितों, समानता और आपसी लाभों पर आधारित। जिनपिंग ने भी की मॉस्को और बीजिंग के बीच सहयोग की सराहना। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को झटका। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख को रखा बरकरार। भारत ने किया स्वागत। बांग्लादेश में एक बार फिर जलाए गए हिंदू मंदिर। गोपालगंज के काशियानी में उपद्रवियों ने हमला कर 2 मंदिरों में लगाई आग। काशियानी पुलिस स्टेशन के प्रमुख ने कहा घटना की होगी जांच। 7 अक्टूबर 2023 को सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी लेते हुए इजराइल के सेना प्रमुख हर्जी हलेवी 6 मार्च को देंगे इस्तीफा। इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर पर मारा छापा। नेतन्याहू ने बताया महत्वपूर्ण सैन्य अभियान। तुर्की के एक स्की रिजॉर्ट में लगी आग। 65 से अधिक लोगों की मौत और कई घायल। 12 मंजिला ग्रैंड कार्टेल होटल में आग लगने की घटना के दौरान 234 लोग थे मौजूद। किचन में लगी आग के बाद हुआ हादसा। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सत्ता संभालते ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने फैसलों से अमेरिका और दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। शपथ लेने के महज कुछ घंटे के अंदर ही ट्रंप ने बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया। अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए मशहूर ट्रंप ने सत्ता संभालते ही आगे भी इसी तरह अमेरिकी नीतियों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग का आगाज हो चुका है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के पथ पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति ने लोगों से किए वायदे के मुताबिक प्रशासनिक कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए मशहूर ट्रंप ने सत्ता संभालते ही आगे भी इसी तरह अमेरिकी नीतियों में बड़े बदलाव के संकेत दिए। शपथ लेने के बाद महज कुछ घंटों के अंदर ही बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया। अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने, बच्चों की नागरिकता खत्म करने, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने जैसे फैसलों पर निर्णय लेकर दुनिया भर में संशय की स्थिति पैदा कर दी। फैसले के तहत ट्रंप ने देश की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल घोषित करने के निर्देश जारी किए। अप्रवासियों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को खुद ब खुद मिलने वाली नागरिकता के प्रावधान को समाप्त करने के फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया। सेना को सीमाओं को सील करने का आदेश देकर ड्रग्स की तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश के साथ साथ मानव तस्करी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया। राष्ट्रपति ने उस आदेश पर भी हस्ताक्षर किए जिसमें ड्रग्स कार्टेल्स और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में डाला गया है। वहीं पड़ोसी देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले ने संबंधों में खटास लाने का काम किया। कार्यकारी आदेश के बाद अब 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका को आर्थिक रूप से और समृद्ध बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने के फैसले को जायज ठहराया। ट्रंप के मुताबिक उनके इस फैसले से सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। नए टैरिफ का मकसद महंगाई पर काबू पाना, ऊर्जा की कीमतों को कम करने के साथ साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है।
राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करते हुए ट्रंप ने ऊर्जा संकट का समाधान निकालने की कोशिश की। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। हालांकि महंगाई को नियंत्रित करने की योजना पर अमल करना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी तेल उत्पादन पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर है। इतना ही नहीं, हाउसिंग की कमी जैसी समस्याएं महंगाई को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए जो अमेरिकी नीतियों पर दूरगामी असर डालेगा। अपने समर्थकों को खुश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को हुई कैपिटल हिल हिंसा के आरोप में गिरफ्तार हुए तकरीबन 1600 लोगों की सजा माफ कर दी। जिन लोगों की सजा माफ हुई है, उनमें कई देशद्रोह की साजिश जैसे मामलों के दोषी करार दिए जा चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक हिंसा में शामिल सभी नागरिक देशभक्त हैं जो न्याय विभाग के गलत निर्णय का शिकार हुए थे। और इस खबर पर बात करने के लिए पूर्व वरिष्ठ राजनयिक दिलीप सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि इस तरह से जो ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कई फैसलों को पलट दिया गया है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने दूसरे कार्यकाल में सत्ता में आए हैं तो बड़ी जल्दीबाजी में हैं पुराने राष्ट्रपति के काम को नकारने के लिए, और अपना का जो कार्यक्रम उनका जो था उसे एकदम 1-2 दिन में ही लागू करने के लिए उतावले हो रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कदम उठाए हैं अभी तक, उससे लगता है कि एक तो अमेरिका में अनेक कानूनी प्रश्न उठने वाले हैं, क्योंकि उनके कई ऐसे कदम हैं जिनको चुनौती दी जाएगी न्यायपालिका में। उसके साथ साथ एक और जहां उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, उनके जो दुश्मन हैं, उन्हें वहां हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन साथ साथ उनके जो अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनमें भी उतना ही हड़कंप मचा हुआ है, चाहे वो कनाडा हो, मेक्सिको हो या यूरोप के जो उसके नेटो के जो सहयोगी देश हैं। तो ये हड़कंप सारे विश्व में हो रहा है। अमेरिका के दोस्त, अमेरिका के दुश्मन दोनों ही घबराए हुए हैं कि आगे क्या होगा। और सबसे बड़ा संकट जो आया है वो है संयुक्त राष्ट्र और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके ऊपर। तो ये सब ले देकर अब विश्व जो है वो एक बड़ी अनिश्चित दौर से गुजर रहा है। दिलीप सिन्हा जी, अगर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की और हम कहें तो आपने गागर में सागर भरने का काम यहाँ पे किया है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, सीमा पर इमरजेंसी लगा देना, इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये का सबसे बड़ा वादा था चुनाव के पहले कि वो आते ही इमिग्रेशन बंद कर देंगे, और वो उन्होंने आरोप लगाया था पुराने प्रशासन पे कि वो बहुत ही कमजोर थे, ढीले थे। जो प्रवासी जो आ रहे थे मेक्सिको से थल सीमा के पार करके, तो वहां पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने फैसला किया है कि वहां पर एक बॉर्डर इमरजेंसी डिक्लेयर करके वहां पर सेना तैनात करेंगे। बॉर्डर इमरजेंसी डिक्लेयर करने से क्या होता है कि कई कानून जो वहां पर नॉर्मली लागू होते हैं वो लागू नहीं होंगे, और कुछ जो एक नियंत्रण होता है कांग्रेस का वो भी नहीं होगा, और सेना जो कि आमतौर पे इस प्रकार की पुलिस कार्रवाई में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहां पे किया जा सकेगा। तो इस प्रकार की कानूनी चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने फैसला किया है कि वो सेना को वहां पे डिप्लॉय करेंगे ताकि थल से लोग नहीं आ सकें। और जो असाइलम सीकर्स जो होते हैं, जो कि शरण लेना चाहते हैं अमेरिका आकर, उनको उन्होंने फैसला किया है कि उन्हें यदि वो बॉर्डर से आते हैं, थल सीमा से आते हैं, तो वो सीमा के उसी तरफ रोके जाएंगे, उन्हें अमेरिका में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि अधिकांश ये जो असाइलम सीकर होते हैं, जो शरण लेना चाहते हैं, वो आकर घुस जाते हैं देश में, और उसके बाद फिर वो शरण के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वहीं रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध वो बहुत सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। यही उनका चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था। दिलीप सिन्हा जी, इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरह से कनाडा को लेकर के, मैक्सिको को लेकर के, पनामा को लेकर के जो कुछ उन्होंने कहा है या जो फैसले लिए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सब मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ जो उन्होंने किया है कि वो 25% उन पर टैरिफ लगाएंगे, आयात शुल्क लगाएंगे, ये उन देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कनाडा का
लगभग मेरे ख्याल से 75% निर्यात जो है वो अमेरिका आता है। और कनाडा अमेरिका के उस बाजार पर बहुत निर्भर है, और कनाडा उसका एक सबसे नजदीकी दोस्त रहा है। ऐसे देश के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंध में निश्चित रूप से खटास आएगी और अनेक प्रकार के तनाव पैदा होंगे। लेकिन ट्रंप आतुर है इस पे कि वो करेंगे। मेक्सिको साथ उन्होंने कहा है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा। उसे कोई लाभ तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, मेक्सिको उससे और नाराज होगा। वैसे ही मेक्सिको के लोग कोशिश करते हैं किसी तरीके से जितने शरणार्थी वहां आ रहे हैं सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका से, उनको किसी तरीके से अमेरिका में ठेल दिया जाए। तो जो सहयोग उन्हें मिलना चाहिए था मेक्सिको से, वो शायद नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्हें उनका जो प्लान है कि ये माइग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, वो इम्प्लीमेंट करना उनके लिए बहुत, कार्यान्वित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सहयोग नहीं मिल पाएगा इन देशों का। में पनामा का जो सवाल है, पनामा कैनाल जो है वो अमेरिका ने वो तो जमीन वैसे पनामा की है, और उस पर नियंत्रण जो था उन्होंने बहुत करीब 20 वर्ष पहले पनामा के सरकार को दे दिया था। और इधर उनका आरोप है कि उस पर चीन का नियंत्रण हो गया है, और अमेरिका के जो जहाज हैं उन पर बहुत लगाया जा रहा है, उनसे जो फीस दिया जा रहा है वो बहुत ऊंचा है। तो इससे वो नाराज हैं, और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये पनामा कैनाल पर चीन का कब्जा हो गया है और अमेरिका के राष्ट्रीय हित में नहीं है ये। तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि पनामा कैनाल का नियंत्रण जो है वो पनामा सरकार से अपने हाथ में ले लें। इस पर अंतर्राष्ट्रीय दिलीप सिन्हा जी, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर के उनका जो रुख है या उनके जो फैसले हैं, चाहे हम WHO की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें या दूसरे मंचों की बात करें, इसे आप किस तरह से देखते हैं? वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो तो अन्य देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और अमेरिका सबसे बड़ा समर्थक रहा है इनका। सबसे बड़ा जो योगदान होता है, आर्थिक योगदान, वो अमेरिका का रहा है सारे संगठनों में। संयुक्त राष्ट्र में और संयुक्त राष्ट्र के जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जैसे WHO है और संगठन है, उन सब में अमेरिका का जो आर्थिक योगदान होता है वो सबसे अधिक होता रहा है, और अमेरिका ही सबसे बड़ा समर्थक रहा है। अमेरिका यदि जैसे WHO से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हट जाता है, उसमें जो सबसे बड़ा डोनर हो जाएगा, अब जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो जाएगा, वो हो जाएगा चीन। वैसे ही चीन का कब्जा इन संगठनों पर बहुत बढ़ रहा है। अमेरिका के हटने से चीन का कंट्रोल और बढ़ेगा इनके ऊपर, और अमेरिका का सहयोग नहीं रहने पर इन संगठनों का जो कार्य क्षमता है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए इन संगठनों को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान पड़ेगा। वैसे ही आजकल आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उस पर बहुत दबाव पड़ रहे हैं, अनेकानेक उस पर तनाव हैं। उसके साथ साथ यदि अमेरिका का सहयोग नहीं रहता है तो लगभग उनके लिए एक डेथ सेंटेंस कहिए उसे हो जाएगा उनके। दिलीप सिन्हा जी, यहाँ पर एक सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे कि ये जो फैसले हैं, ये क्या अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को देख करके फैसले लिए गए हैं, या किसी तरह का कोई एक, जिसको कहते हैं कि पॉपुलिस्ट एक मेजर्स हैं? क्या कुछ कहेंगे इसको आप? देखिए, अलग अलग फैसले हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट जो है, जिससे अमेरिका, ये तो पिछली दफा भी जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने अमेरिका को बाहर निकाल लिया था, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट तो अमेरिका के दबाव में ही लाया गया था 2015 में जलवायु परिवर्तन के लिए, क्योंकि उसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल का एक एग्रीमेंट था जिसे अमेरिका को पसंद नहीं था, और अमेरिका के दबाव में क्योटो प्रोटोकॉल को समाप्त किया गया और पेरिस एग्रीमेंट को लाया गया। और उस पेरिस एग्रीमेंट से ही अब अमेरिका बाहर निकल आया है। उससे पेरिस एग्रीमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, उसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए दुनिया में, ऐसे ही कार्रवाई बहुत कम हो रही है। इस एग्रीमेंट से हटने से उस एग्रीमेंट का जो सत्यानाश हो ही जाएगा। उसके साथ साथ जो भी कार्रवाई हो रही है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, वो कार्रवाई भी बहुत कमजोर पड़ जाएगी। और अमेरिका के अंदर ही आपने देखा, कभी लॉस एंजलिस में आगजनी की घटना इतनी खतरनाक हुई है, और सब देख रहे हैं कि क्या नुकसान हो रहे हैं इससे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक फैसला कर लिया है कि उन्हें तेल का दाम कम करना है और अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़ाना है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस पेरिस एग्रीमेंट से हट जाए, ताकि उसके जो दायित्व है पेरिस एग्रीमेंट में, विशेषकर फॉसिल फ्यूल्स के विरुद्ध कार्रवाई करने की, वो हट जाएं और वो ऑयल इंडस्ट्री को खुली छूट दे दें नए तेल की खोज करने और निकालने में।
ठीक है दिलीप सिन्हा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में चीन के धन से बने ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने इसे अपनी जनता के सामने एक बड़ी सफलता के रूप में रखा, लेकिन चीन सरकार के मुखपत्र ने कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार और चीन पर आग बबूला हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आर्थिक बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तान में चीन लगातार निवेश कर रहा है, जिसको लेकर शहबाज सरकार इन दिनों चीन की वाहवाही में लगी हुई है। इस बीच चीन के पैसों से बने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पाकिस्तान की सरकार गर्व कर रही है और इसका जश्न मना रही है। इसी कड़ी में सोमवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान नए ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस एयरपोर्ट को चीन के साथ दोस्ती का प्रतीक बताया। हालांकि CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने इसे डोनेशन करार दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट करके बताया, चीन द्वारा दान किए गए नए ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सोमवार को आधिकारिक रूप से परिचालन शुरू कर दिया। कराची से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहली उड़ान PIA 503 इस नए हवाई अड्डे पर पहुंची। वहीं इस बीच ग्लोबल टाइम्स के एयरपोर्ट को दान बताए जाने के बाद पाकिस्तानी अवाम अपनी सरकार और चीन से खफा है। लोगों के मुताबिक ग्वादर एयरपोर्ट CPEC के उत्पीड़न का प्लान है। बता दें कि ग्वादर का एयरपोर्ट पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इसे चीन की सरकार के पैसे से बनाया गया है, जिसके लिए चीन ने पाकिस्तान को $230 मिलियन का अनुदान किया। इस एयरपोर्ट को बनाने की आधारशिला इमरान खान ने मार्च 2019 में रखी थी। इस एयरपोर्ट का अक्टूबर 2024 में शहबाज शरीफ ने उद्घाटन किया था। वहीं 20 जनवरी 2025 को पहली बार एक विमान इस एयरपोर्ट पर उतरा। गौरतलब है कि बलूचिस्तान में ग्वादर चीन के लिए काफी अहम है। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। यहाँ बने बंदरगाह पर भी चीन बड़ा निवेश कर चुका है। ग्वादर का बंदरगाह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ग्वादर बंदरगाह बनाने के पीछे चीन का उद्देश्य पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लिए चीन के व्यापार मार्ग को कम करना था। हालांकि बलूचिस्तान के लोग इस CPEC का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस दौरान चीन के कई इंजीनियरों की यहां पर हत्या भी हो चुकी है।
दिलीप सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम इस मामले पर बातचीत करेंगे। दिलीप जी, जहां पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि ये जो ग्वादर एयरपोर्ट है ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का प्रतीक है, वहीं ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये चीन के द्वारा दान दिया गया है पाकिस्तान को। और जब ग्लोबल टाइम्स की ओर से ये कहा गया तो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी कुछ लिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बेइज्जती की है चीन ने। क्या कुछ कहेंगे आप? अब ये तो पाकिस्तान को सोचना होगा। चीन ने जो दिया है पाकिस्तान को, चीन पाकिस्तान को अपना दोस्त तो मानता ही है, लेकिन दोस्त जो इतनी इस बदहाली की हालत में है उसे तो चीन केवल दान ही दे सकता है। उसे आप भिक्षा कहिए या कर्ज कहिए या दान कहिए, जो कहिए। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसे BRI कहते हैं, जिसके अंतर्गत जिसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे CPEC के नाम से जाना जाता है, जो कि चीन से ग्वादर तक सड़क का और आगे फिर रेल की व्यवस्था का भी प्लान है, उसका एक हिस्सा है। उसके तहत चीन ने पाकिस्तान में लगभग 60-62 बिलियन डॉलर का प्लान बनाया है। उसमें से काफी पैसा खर्च हो चुका है और उसी के तहत ये ग्वादर में ये एयरपोर्ट बनाने का प्लान है। इस एयरपोर्ट का लगभग सारा पैसा, करीब 25 करोड़ डॉलर चीन ने खर्च किया है यहाँ पर। और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, 3.5 किलोमीटर लंबा इसका रनवे होगा। उसके अलावा इसमें 4 लाख यात्री यहाँ पर प्रति वर्ष यात्रा कर सकते हैं। इतना बड़ा एयरपोर्ट क्यों चाहिए पाकिस्तान को, ये शायद न पाकिस्तान ने स्टडी किया है और न ही चीन ने स्टडी किया है। इसका कोई कमर्शियल यूज तो हो नहीं सकता है। ग्वादर बहुत छोटा शहर है, क्योंकि अब शहर भी नहीं है, और वहां ऐसा कोई वाणिज्यिक वहां पर कोई इसका महत्व नहीं है, इसके कारण इतनी बड़ी पूंजी वहां लगाने का कोई औचित्य हो सके। लेकिन चीन ने किया है। चीन के लिए इसका एक सामरिक महत्व है, क्योंकि ग्वादर CPEC गलियारा जो है उसका एक छोर है। ग्वादर अरेबियन सी पर एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है, जहां पर चीन का नेवल बेस बन रहा है, और उस नेवल बेस के समर्थन के लिए वहां पर एक एयर बेस भी चीन के लिए जरूरी है। इसलिए चीन ने वहां पर ये एयर बेस स्थापित किया है। उसे वो दान कहता है, लेकिन वास्तव में ये तो का अपना बेस बन रहा है पाकिस्तान की धरती पर, इसलिए उसने वहां पैसा निवेश किया है। और जो कुछ पैसा खर्च करता है BRI, वो एक प्रकार से दान नहीं होता है, वो कर्ज होता है। और जो कर्ज का जो शिकंजा होता है, वो चीन ने बहुत अनेक देशों पर लगा दिया है लेकर। पाकिस्तान तो बिल्कुल उसमें फंस चुका है, और इसे दान कहना तो बिल्कुल झूठ है। इसे चीन का कर्ज का शिकंजा कहना चाहिए, जिसमें कि पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। और यही सवाल कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के जरिए काफी कुछ उत्पीड़न किया जा रहा है बलूच लोगों का। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। वहां पर अनेकानेक संसाधन है, खदान है वहां पे, और बहुत सारे रेयर अर्थ वहां से निकलते हैं, जिनका पाकिस्तान निकालता है। वहां से पहले सुई गैस भी निकलता था, अब तो खैर बहुत कम हो गया वहां का। लेकिन बलूचिस्तान के जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका शोषण करता है पाकिस्तान वहां से। और वहां की जो आबादी है वो वैसी जैसे पहले थी वैसी अभी भी है। और वहां पर चीनी कर्मचारी वहां भर गए हैं, जहां पर वो रोड बना रहे हैं। और बलूचिस्तान के लोग बेचारे अपने अधिकारों के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, और कई तो आतंकवाद पर भी उतारू हो गए हैं। इस प्रकार पाकिस्तान वहां पर सेना कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ। उससे चीन के खिलाफ, चीन के कर्मचारियों के खिलाफ अनेक आक्रमण हुए, जैसे आपने कहा। ऐसी परिस्थिति में बलोच लोग बुरी तरह वहां पर फंस गए हैं, क्योंकि एक ओर पाकिस्तान का शिकंजा बढ़ रहा है, दूसरी ओर चीन का। तो इसमें उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमजोर हो गई है। यहीं पर एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। पिछले दिनों हमने देखा था कि इस तरह की खबरें भी आई थी, जिस तरह से BLA लगातार वहां पर जो चाइनीज इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं उन पर कई सारे हमले हुए थे। उसके बाद इस तरह की बात आई थी कि चीन हो सकता है इनकी सिक्योरिटी के लिए अपनी सेना वहां पर उतारे, अपने सुरक्षा बलों को वहां पर लेके आए। तो ये जिस तरह से हवाई अड्डा बना है, ये कहीं ना कहीं चीन के लिए और आसानी हो जाएगी इससे। बिल्कुल,
बिल्कुल, ये हवाई अड्डा जो है, चूंकि ग्वादर पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है समुद्री रास्ता, और दूसरा हवाई रास्ता हो सकता है, क्योंकि सड़क का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इसलिए हवाई रास्ते से आना उनके लिए आसान हो जाएगा। हवाई अड्डे की सुरक्षा करना भी आसान होता है, जबकि जो लोग रोड से आते हैं वहां पर कहीं भी अटैक हो सकता है। इसलिए चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर वो एक बेस बनाए जहां पर उसके सैनिक रह सकें। वैसे भी अभी जो चीनी जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, उनकी जो नजदीकी सुरक्षा जो होती है वो चीन की सेना ही करती है। जो पेरीमीटर सिक्योरिटी से, जिसे बाहरी सुरक्षा कहते हैं, वो सुरक्षा पाकिस्तान देता है। आंतरिक सुरक्षा चीन की सेना ही देती है। आक्रमण जो होते हैं वो होते हैं तब जबकि चीन के कर्मचारी कहीं बाहर निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, या कराची वगैरह में किसी शहर में होते हैं, वहां पर आक्रमण हो पाता है। जहां उनके जो गढ़ हैं उन पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल होता है बलूची जो BLA के जो सैनिक हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सिन्हा साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इन दोनों विषयों पर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें अपने दर्शकों को बताएंगे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के कुछ घंटे बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि मॉस्को और बीजिंग द्वारा संयुक्त विदेश नीति सहयोग विश्व मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस के साथ संबंधों को नए स्तर पर ले जाने और बाहरी अनिश्चितता का विरोध करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू मंदिरों को जलाने की घटना सामने आई है। गोपालगंज के काशियानी में उपद्रवियों ने रात भर हमला कर 2 मंदिरों में आग लगा दी। यह घटना मंगलवार तड़के काशियानी उपजिला के फुलकरा यूनियन के तारोल नॉर्थ पारा गांव में हुई। काशियानी पुलिस स्टेशन के प्रमुख मोहम्मद शफीउद्दीन खान ने घटना की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि जांच की जाएगी। दरअसल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। तुर्की के एक स्की रिजॉर्ट में आग लग जाने से 65 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बोलू में स्थित 12 मंजिला ग्राउंड कार्टेल होटल में लगी थी आग। उस दौरान वहां 234 लोग रुके हुए थे। गवर्नर अब्दुल अजीज अदीन ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आग 4थी मंजिल पर स्थित किचन में लगी थी, जो बाद में ऊपर की मंजिलों पर फैल गई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूरोप के सैन्य बजट पर खर्च किए गए करदाताओं के अरबों यूरो का उपयोग केवल अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बदले घरेलू रक्षा उद्योगों में अधिक निवेश पर जोर दिया जाना चाहिए। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि यूरोपीय लोग अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं करते हैं। इस पर मैक्रोन ने कहा कि यूरोप को और अधिक खर्च करना चाहिए। मार्शल लॉ के अल्पकालिक आदेश के कारण गिरफ्तार हुए दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कोर्ट में पेश हुए और अपने मार्शल लॉ के फैसले का बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा सेना को सांसदों को नेशनल असेंबली से बाहर निकालने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। अदालत में उन्होंने कहा कि उनका मार्शल लॉ लागू करने का उद्देश्य देश में स्थिरता लाना था, न कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करना।
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कैदी अदला बदली समझौते के तहत हिरासत में लिए गए अमेरिकियों को रिहा करने की घोषणा की है। काबुल में तालिबान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी नागरिकों का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि उन्हें खान मोहम्मद के बदले छोड़ा गया है, जिसे 2 दशक पहले पूर्वी अफगान प्रांत नंगरहार में गिरफ्तार किया गया था और वह कैलिफोर्निया में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।